नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा बैंको कैरियर एकेडमी के अंतर्गत आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम विगत कक्षाओं में चर्चा कर रहे थे आपके उपसर्गों के बारे में और उपसर्गों के अंदर हमने आपके संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं उसके साथ साथ संस्कृत के अन्य और हिंदी के उपसर्गों के बारे में चर्चा की है। आज हम विदेशी उपसर्गों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का उपसर्गों के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं आपके विदेशी उपसर्ग। दोस्तों, जो शब्द होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो तत्सम शब्द होते हैं वो तो होते हैं संस्कृत के और उनका बिगड़ा हुआ रूप कहलाता है आपका तद्भव। और आंचलिक जो क्षेत्र के शब्द होते हैं, जैसे मान लो आपने कहा थाली, कटोरी, ये देश भाषा के शब्द हैं। और अगर मान लो कोई अन्य भाषा के शब्द हैं, अरबी के, फारसी के, तुर्की के, जापानी के, तिब्बत के, रूस के, आपके अंग्रेजी के, तो अन्य सभी भाषाओं के शब्द क्या कहलाते हैं? आपके विदेशी कहलाते हैं। तो विदेशी उपसर्ग है वो किसके साथ यूज होते हैं? आपके विदेशी शब्दों के साथ यूज होते हैं। तो हम बात करते हैं आपके उपसर्ग कौन से हैं? विदेशी। साथियों, विदेशी शब्द क्या होते हैं? जो इस देश के नहीं है। वि यानी विपरीत, देश यानी देश, जो देशी नहीं है, यानी संस्कृत, हिंदी और आपके देशज शब्दों को छोड़कर अन्य सभी शब्दों के क्या जो भाषा के शब्द हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आपका विदेशी। तो आपकी इस भाषा के अंदर विदेशी शब्द क्यों आए? जैसे कई कारण हो सकते हैं। आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है, सामाजिक कारण है, व्यापारिक कारण है, सांस्कृतिक कारण है। हमें एक दूसरे देश के साथ क्या करना पड़ता है? व्यापार करना पड़ता है। राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक भी हो सकते हैं, धार्मिक कारण भी हो सकते हैं। तो कई कारणों से विचारों का आदान प्रदान होता है हमारे अन्य देशों के साथ। और इसी विचार आदान प्रदान के कारण हम क्या करते हैं? कुछ विदेशी शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा के अंदर करने लगते हैं। जो अन्य भाषाएं हैं आपकी अरबी, फारसी, तुर्की, जापानी, चीनी, डच, अंग्रेजी, ये सभी क्या है? आपके विदेशी शब्द हैं। जैसे मान लो आपका खून है, गवाह, आपका जिला, तहसील, अखबार, कानून, जैसे आपका कर्फ्यू, तो ये अन्य भाषाओं के शब्द हैं। तो विदेशी उपसर्ग होते हैं जो विदेशी भाषा के साथ लगते हैं। जैसे हम एक एक करके सभी विदेशी उपसर्गों को पढ़ेंगे। आपका पहला उपसर्ग लेते हैं आपका बे। साथियों, बे का शाब्दिक अर्थ होता है रहित। बे उपसर्ग है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका रहित। जहां आपका बे उपसर्ग होता है वहां समास कौन सा होता है? आपका अव्ययी भाव समास। बे उपसर्ग जहां होता है वहां समास कौन सा होता है? आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के अंदर किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? आपका बे उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब इससे आप क्या क्या बना सकते हो? जैसे बेदर्द, जिसको कोई दर्द नहीं हो, है ना? गाना था ना, बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, जिसको दर्द नहीं हो उसे क्या कहते हैं? आपका बेदर्द कहा जाता है। बेदर्द, बेशरम, जिसको किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं हो, जो शर्म से रहित हो, उसे क्या कहा जाता है? बेशर्म कहा जाता है। बेहया, बेहया, शर्म को ही क्या कहा जाता है? आपका हया कहा जाता है। और जैसे बेपनाह होगा ना, बेपनाह प्यार है आजा, तो बेपनाह, बे प्लस पनाह है, क्या कहलाएगा? आपका बेपनाह। बे प्लस समझ, बेसमझ, बे प्लस समझ क्या बन जाएगा? आपका बेसमझ। बे प्लस वफा, बेवफा, जो आपके साथ वफा नहीं करे उसे क्या कहते हो? आपका बेवफा कहा जाता है। तो बे प्लस वफा, बेवफा।
जिसका कोई घर नहीं हो उसे कह सकते हैं आपका बेघर। और जो किसी की यादों के अंदर रात दिन सोता नहीं है, चैन नहीं मिलता, उसे क्या कह सकते हो आपका बेचैन कहा जाता है। बे प्लस चैन क्या कर जाएगा आपका बेचैन। कहते ना बेगैरत, बेहिसाब, बेहिसाब। तो यहां कौन सा आपसा उपसर्ग है, बे उपसर्ग है। और बे उपसर्ग है, बे का मतलब होता है रहित। अगर इसके अपोजिट की बात करते हैं तो होता है बा, और बा का मतलब होता है सहित। बा यानी क्या होता है आपका सहित। और बा उपसर्ग भी है, किसके अंदर आता है आपका अविभाव समास में आता है। बे का अपोजिट क्या होता है बा, बे यानी होता है रहित और बा यानी क्या होता है आपका सहित। जैसे बा प्लस इज्जत क्या बन जाता है आपका बा इज्जत। बा प्लस इज्जत क्या बन जाएगा आपका बा इज्जत। बा प्लस अदब बा अदब। और बा प्लस मुलायजा क्या बन जाएगा आपका बा मुलायजा। बा प्लस कायदा बा कायदा। बा मुलायजा और बा प्लस कायदा क्या बनेगा आपका बा कायदा। तो यहां पर कौन सा उपसर्ग है साथियों आपका बा उपसर्ग है। तो आपका बे भी होता है और बा भी होता है। बे का मतलब होता है रहित और बा का मतलब क्या होता है आपका सहित। दोनों ही उपसर्ग है किसके अंदर आते हैं आपके अविभाव समास के अंदर। बा यानी क्या होता है बे यानी सहित, बा यानी सहित, बे यानी क्या होता है आपका रहित। अगला उपसर्ग पढ़ते हैं आपका तीसरा उपसर्ग पढ़ेंगे आपका ला। तीसरा उपसर्ग कौन सा है आपका ला। ला उपसर्ग है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है परे या बिना। ला उपसर्ग है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है परे या बिना। ला का शाब्दिक उपसर्ग क्या है दोस्तों आपका परे या बिना। जैसे ऐसा व्यक्ति जिसका कोई वारिस नहीं हो उसे क्या कहते हो आप लावारिस कहते हो। जिसका कोई वारिस नहीं हो उसे क्या कहा जाता है लावारिस। ला प्लस वारिस। और ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं हो उसे कहते हैं आपका ला इलाज। ला प्लस इलाज क्या बन जाएगा आपका ला इलाज। और जिसका कोई जवाब नहीं हो उसे कहते हैं लाजवाब, कि तुम लाजवाब हो। जिसका कोई जवाब नहीं हो उसे क्या कहते हैं लाजवाब। और जिसका पता मालूम नहीं हो उसे कहते हैं आपका लापता। ला प्लस पता क्या बन जाएगा आपका लापता। और जो किसी की परवाह नहीं करे उसे कहते हैं आपका लापरवाह है। ला प्लस परवाह है क्या बन जाएगा आपका लापरवाह। साथियों यहां पर आपको ला है वो डायरेक्टली अलग दिखाई दे रहा। ला प्लस वारिस लावारिस, ला प्लस इलाज ला इलाज, ला प्लस जवाब लाजवाब और ला प्लस पता लापता। तो कहने का मतलब ला आपको डायरेक्टली दिखाई देता है। नेक्स्ट उपसर्ग पढ़ेंगे दोस्तों आपका कम। उपसर्ग का नाम क्या है आपका कम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कम यानी थोड़ा। कम यानी क्या होता है आपका थोड़ा। कम का विलोम क्या होता है ज्यादा। कम का विलोम क्या होता है आपका ज्यादा। और थोड़ा का विलोम क्या होता है अधिक। कम का अपोजिट क्या होता है आपका ज्यादा और थोड़े के का होता है आपका अधिक। जैसे जिस व्यक्ति में जोर कम होता है उसे कहते हैं कमजोर। जिसमें ताकत कम हो उसे क्या कहते हैं आपका कमजोर। एक कहावत है ना कि कमजोर की लुगाई और गांव की भोजाई। अगर किसी महिला का पुरुष कमजोर है तो गांव के अंदर कोई व्यक्ति उसको क्या कह सकता है भाभी कह सकता है। एक कहावत थी आपकी लोकोक्ति है, कमजोर री लुगाई और गांव री भोजाई। कमजोर व्यक्ति की महिला को हर कोई क्या कह देता है भाभी कह देता है। कम प्लस जोर, जिसमें ताकत कम हो उसे क्या कहा जाता है आपका कमजोर कहा जाता है। जिसके अंदर अकल कम हो उसे क्या कहते हो आपका
कम अकल कहा जाता है। जिसके अंदर बुद्धि कम हो उसे क्या कहते हैं आपका कम अकल कहा जाता है। जिसकी उम्र कम हो उसे क्या कह सकते हो आप कम उम्र। कम प्लस उम्र क्या बन जाएगा आपका कम उम्र बन जाएगा। और जो एक वो ना कम वक्त इश्क, तो कम प्लस वक्त क्या बन जाएगा आपका कम वक्त बन जाएगा। और किसी के अंदर आपकी समझ कम हो तो उसे आप कह सकते हो कम समझ भी कह सकते हो। लेकिन दोस्तों कमसिन मत कर देना। कमसिन में क्या नहीं है आपका, कमसिन कहते हैं जो लाजवाब हो, जिसका हुस्न की मलिका हो, उसे कहते हैं आपका कमसिन। तो कमसिन में आपका कम नहीं है, कमजोर, कम अकल, कम उम्र, कम वक्त और आपका कम समझ। इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है आपका कम उपसर्ग है। तो हमने अभी 4 पढ़े हैं, कौन से आपके बा, बे, कम और आपका ला। नेक्स्ट उपसर्ग पढ़ेंगे आपके कुछ अन्य है, जैसे बै उपसर्ग। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे आपका बै उपसर्ग। 5वां पढ़ते हैं आपका बै। दोस्तों बै उपसर्ग है आपका पॉजिटिव है। बै का मतलब होता है सहित। बै यानी क्या होता है आपका सहित होता है। जैसे बै प्लस दौलत बदौलत, बै प्लस दौलत क्या बन जाएगा आपका बदौलत। बै प्लस तोड़ क्या बनेगा आपका बतौर। बै प्लस तोड़ क्या बनेगा आपका बतौर बन जाएगा। बै प्लस शर्त बशर्त, बै प्लस शर्त क्या बन जाएगा आपका बशर्त। और बै प्लस खूबी बखूबी। और जहां भी आपका कौन सा उपसर्ग आए बै, वहां भी समास कौन सा होता है आपका अविभाव। बै उपसर्ग जहां भी आए वहां समास कौन सा होगा आपका अविभाव। बखूबी खूबी सहित, बैशर्त शर्तों सहित। तो बै उपसर्ग है वो आपका किसके अंदर आता है अविभाव समास के अंदर आता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका कौन सा उपसर्ग है उपसर्ग संख्या 6। जैसे मान लो आपका उपसर्ग है ना। ना का मतलब होता है नहीं। ना उपसर्ग है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका नहीं। जैसे ना प्लस पाक, जिसके इरादे पवित्र नहीं हो उसे क्या कहा जाता है नापाक कहा जाता है। ना प्लस पाक क्या बन जाएगा आपका जिसके इरादे पवित्र नहीं हो उसे कहते हैं आपका नापाक कहा जाता है। जो व्यक्ति उम्र में छोटा हो बालिग नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं आपका नाबालिग कहा जाता है। ना प्लस बालिग क्या बन जाएगा आपका नाबालिग। और ना प्लस राज क्या बन जाएगा आपका नाराज। ना प्लस राज नाराज। और ना प्लस दान क्या बन जाएगा आपका नादान। और ना प्लस काबिल, जो किसी के काबिल नहीं हो उसे कहते हैं आपका नाकाबिल। और जो मर्द नहीं हो उसे कहते हैं आपका नामर्द। ना प्लस मर्द क्या बन जाएगा आपका नामर्द बन जाएगा। तो कहने का मतलब नापाक, नाबालिग, नाराज, नादान, नाकाबिल और आपका नामर्द। इनके अंदर आपका उपसर्ग कौन सा है ना उपसर्ग है। और ना का मतलब क्या होता है साथियों आपका नहीं होता है। ना यानी क्या होता है आपका नहीं होता। नापाक, नाराज, नादान, नाकाबिल और जो किसी के लायक नहीं हो उसे आप कह सकते हो नालायक। ना प्लस लायक उसे क्या कह सकते हो आप नालायक। जो जिसको कोई पसंद नहीं करे उसे कहते हो आपका नापसंद। ना प्लस पसंद नापसंद। और ना उपसर्ग है साथियों वो किसके अंदर आता है आपका नए तत्पुरुष समास में। किस में आएगा आपका नए तत्पुरुष समास में। तो जैसे नालायक जो लायक न हो, जैसे आपका नापसंद जो पसंद न हो। तो ये जो ना उपसर्ग है वो आपका किस में आएगा आपका नए तत्पुरुष समास के अंदर आएगा। तो कुल आपके 6 विदेशी उपसर्ग पढ़े हैं, कुछ और भी चर्चा करते हैं। जैसे दोस्तों अगला उपसर्ग है आपका खुश 7वां।
खुश का अपोजिट क्या होता है? बद। 8वां पढ़ेंगे आपका बद। खुश का अपोजिट क्या होता है आपका? बद। दोस्तों खुश का मतलब होता है अच्छा। खुश यानी क्या होता है आपका? अच्छा। और बद का मतलब क्या होता है? बुरा। ध्यान रखना, बुरा में बू छोटा आएगा। बुरा में बू क्या आएगा? छोटा। एक होता है बुरा, जैसे कहते हैं बुरा यानी क्या होता है? बुरादा। चीनी का बुरा है ना, बुरा यानी क्या होता है? बुरादा। तो खुश का अपोजिट क्या होगा आपका? बद। खुश यानी अच्छा और बद यानी क्या होता है आपका? बुरा। जैसे खुश प्लस बू क्या बन जाएगा आपका? खुशबू। खुश यानी अच्छी, बू यानी बू। और खुशबू का अपोजिट क्या होगा? बद प्लस बू क्या बन जाएगा आपका? बदबू। तो खुशबू का विलोम क्या बनेगा आपका? बदबू बन जाएगा। तो यहां उपसर्ग कौन सा है? खुश। यहां क्या है? बद। मूल शब्द क्या है इसके अंदर? आपका बू। यहां भी क्या है आपका? बू। जैसे आपका शब्द है खुश प्लस किस्मत, खुश किस्मत। और खुश किस्मत का अपोजिट क्या होगा आपका? बद प्लस किस्मत क्या बन जाएगा आपका? बदकिस्मत। खुश प्लस किस्मत खुश किस्मत और बद प्लस किस्मत क्या बन जाएगा आपका? बदकिस्मत। जैसे इसका नसीब अच्छा हो उसे आप कह सकते हो खुश प्लस नसीब, खुश नसीब। और साथियों खुश नसीब का विलोम क्या होता है आपका? बद प्लस नसीब क्या बन जाएगा आपका? बदनसीब बन जाएगा। तो खुश प्लस हाल, जिसके हाल क्या हो? आपके अच्छे हो, उसे क्या कहा जाता है? खुशहाल। और जिसके हाल बुरे हो उसे क्या कहते हैं आपका? बदहाल। ध्यान रखना, खुश है इसका अपोजिट क्या होता है आपका? बद। तो खुशबू बदबू, खुश किस्मत बदकिस्मत, खुश नसीब बदनसीब और खुशहाल क्या बन जाएगा आपका? बदहाल बन जाएगा। और बना सकते हो जिसने अपना नाम खराब कर दिया हो, खुश प्लस जैसे बद प्लस नाम क्या बन जाएगा आपका? बद नाम बन जाएगा। बद प्लस नाम क्या बनेगा आपका? बदनाम बन जाएगा। बद प्लस नाम। तो खुश और बद दोनों आपके क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। जैसे आपका अगला उपसर्ग है आपका हर। नेक्स्ट उपसर्ग कौन सा है आपका? हर। उपसर्ग संख्या आपका कितना है? 6 हो गए क्या? 8। आपका 9वां उपसर्ग कौन सा है? हर। और हर का शाब्दिक अर्थ होता है प्रत्येक। हर यानी क्या होता है आपका? प्रत्येक। साथियों एक होता है हर और हरि, एक होता है हर, हरि और हरा या हरि। इनमें क्या अंतर है? दोस्तों जो हर है, हर का मतलब उपसर्ग में तो क्या होता है? प्रत्येक। यहां तो ये क्या है आपका? उपसर्ग। लेकिन एक आपका हर शब्द भी होता है और इस हर का मतलब क्या होता है? भगवान शिव। बोलते हैं हर हर महादेव। तो हर का मतलब क्या होता है आपका? शिव। हरि अपने आप में अनेकार्थी शब्द है। हरि किसका पर्यायवाची है? भगवान विष्णु का। और हरि का मतलब क्या होता है आपका? बंदर भी होता है। और भी कई अर्थ निकलते हैं किसके? आपके हरि के। तो हरि यानी शिव होता है, हरि यानी क्या होता है आपका? विष्णु या क्या रहता है आपका? बंदर रहता है। और हरा और हरि ये आपके कलर है, रंग। रंग यानी विशेषण है। जैसे आपका हरी मिर्च कहते ना, ओ हरे दुपट्टे वाली, तो हरा दुपट्टा कह सकते हो। तो ये आपका क्या है? आपका विशेषण। कौन सा? गुणवाचक है विशेषण। तो हर का मतलब क्या होता है आपका? प्रत्येक होता है। जैसे किसी के लिए आप कहते हो कि मैं तुम्हें हर दिन, हर दिन, हर वक्त, हर घड़ी,
हर घड़ी, हरदम, हर हाल, हर मुकाम, हरदम, हर हाल, हर मुकाम, हरदम, हर हाल और हर मुकाम। तो हर दिन, हर वक्त, हर घड़ी, हर समय, हर रोज। दोस्तों हर आपको डायरेक्टली क्या दिखाई देगा, अलग अलग दिखाई देगा, लेकिन हर एक मत कर देना। हर एक में क्या नहीं है आपका, हर उपसर्ग नहीं है, जुड़ेगा नहीं हर एक आपका। आप ऐसा बना दोगे हर प्लस एक और क्या बना दिया आपने, हर एक। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये हर किसका है आपका, विदेशी उपसर्ग है, और एक किसका है आपका, हिंदी का। तो विदेशी उपसर्ग है और विदेशी के साथ लगते हैं, और हिंदी वाले उपसर्ग हैं वो किसके साथ लगते हैं, आपके हिंदी वालों के साथ लगते हैं। जैसे आपका ये आपका कौन सा उपसर्ग है, हर। अगला लेते हैं आपका उपसर्ग संख्या 10, सर। सर का मतलब क्या होता है, प्रधान या मुख्य। सर यानी क्या होता है आपका, प्रधान या मुख्य। जो गांव का मुख्य होता है उसे क्या कहते हैं, सरपंच। तो सर प्लस पंच क्या बन जाएगा आपका, सरपंच। सर प्लस दार, सरदार। सर प्लस दार क्या बन जाएगा आपका, सरदार। सर प्लस कार क्या बन जाएगा आपका, सरकार। और सर प्लस ताज क्या बन जाएगा आपका, सर ताज बन जाएगा। सर प्लस ताज क्या बन जाएगा आपका, सरताज। जैसे दोस्तों अगला उपसर्ग है नेक। नेक का मतलब क्या होता है, भला। जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसे आप क्या कहते हो, कि उसके इरादे क्या है, नेक है। तो नेक प्लस राह है, अगर किसी की नीयत अच्छी है उसे आप क्या कह सकते हो, नेक नीयत। और किसी अच्छी राह पर चल रहा है उसे क्या कह सकते हो आप, नेक राह कह सकते हो। और किसी का दिल अच्छा है उसे आप कह सकते हो नेक दिल, कि इंसान कैसा है आपका, नेक दिल अच्छा है। किसी का नाम अच्छा हो तो आप क्या कह सकते हो, नेक नाम भी कह सकते हो। जैसे एक आपका था एन। अगला उपसर्ग कौन सा है आपका, एन। एन का मतलब होता है ठीक। एन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका, ठीक। जैसे एन वक्त, एन प्लस वक्त क्या बन जाएगा आपका, एन वक्त। एन प्लस जगह है तो एन जगह है। और एन प्लस मौके क्या बन जाएगा आपका, एन मौके बन जाएगा। तो यहां कौन सा उपसर्ग है आपका दोस्तों, एन। एन भी क्या है आपका, विदेशी उपसर्ग है। एन वक्त, एन जगह है, एन मौके। तो जो आपके अन्य उपसर्ग है ना दोस्तों विदेशी, इनके आपको अंदर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम में बहुत कम आते हैं, क्योंकि ये उपसर्ग होते हैं, इनको पहचानने में विद्यार्थी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इसलिए एग्जाम के अंदर इस प्रकार के जो प्रश्न है वो कम पूछे जाते हैं। लेकिन हम किसी चीज को पढ़ेंगे तो आपका पढ़ेंगे आपका A to Z तक पढ़ेंगे, यानी कोई जो विषय वस्तु है वो आपकी रहनी नहीं चाहिए, अधिक से अधिक आपको जानकारी प्राप्त हो। तो हम विषय का विस्तार करते हुए आपका पढ़ रहे हैं, तो भले ही आपके लिए वो कम महत्वपूर्ण क्यों नहीं हो, लेकिन सभी का क्या करेंगे हम, साथ साथ उपयोग करेंगे। तो एन का मतलब क्या होता है आपका, ठीक। वक्त, एन जगह, एन आपका मौके। अगला उपसर्ग लेते हैं आपका उपसर्ग संख्या 14, हम। हम का मतलब दोस्तों क्या होता है, साथ। हम यानी क्या होता है, साथ। हम यानी क्या होता है आपका, साथ। जैसे जो व्यक्ति आपके राज को जानता है उसे कहते हैं ना हमराज। मूवी थी एक आपकी कौन सी, हमराज। हमराज, जो आपके राज को जानता है उसे क्या कहते हैं आपका, हमराज कहा जाता है। और जो आपकी राहों में साथ साथ चलता है उसे कहते हैं आपका हमराही। हम प्लस राही, हमराही। हम प्लस दम,
हमदम, हम प्लस वतन, हम वतन, हम प्लस वतन, हमें वतन, हम प्लस सफर, हम सफर, और हम प्लस दर्द, हम दर्द, हम प्लस बिस्तर, हम बिस्तर बना सकते। तो कहने का मतलब यहां पर आपका कौन सा उपसर्ग है? आपका हम उपसर्ग है, और हम भी कैसा है? आपका विदेशी उपसर्ग। विदेशी के अंदर अरबी फारसी के पढ़ रहे हैं, कुछ आपके अंग्रेजी के भी होते हैं। जैसे आपका उपसर्ग है अंग्रेजी वाला हेड। हेड का मतलब क्या होता है? हेड होता है HEAD, और अंग्रेजी के जो उपसर्ग होते हैं ना दोस्तों, वो विदेशी के अंदर आते हैं, क्योंकि विदेशी भाषा है आपकी क्या? अंग्रेजी। और हेड का मतलब क्या होता है? प्रधान या मुख्य। हेड यानी क्या होता है आपका? प्रधान या मुख्य। जैसे स्कूल के अंदर क्या होता है आपका? हेड प्लस मास्टर क्या बन जाएगा? आपका हेड मास्टर। तो हेड प्लस मास्टर क्या बन जाएगा? हेड मास्टर। हेड प्लस ऑफिस क्या बन जाएगा आपका? हेड ऑफिस। हेड प्लस बॉय क्या बनेगा आपका? हेड बॉय। तो हेड प्लस बॉय क्या बन जाएगा आपका? हेड बॉय। नेक्स्ट उपसर्ग पढ़ेंगे आपका को। नेक्स्ट उपसर्ग कौन का है आपका? को। इंग्लिश में होता है CO। को का मतलब होता है साथ। को यानी क्या होता है आपका? साथ होता है। जैसे लड़का, जैसे NCERT में इस को के स्थान लिखा हुआ को लिखा हुआ है। NCERT में क्या लिखा हुआ है? को। दोस्तों ये आपका इंग्लिश में आगत ध्वनि होती है। जैसे आपका ऑफिस है तो ये आप चंद्र लगाते हैं ना, अर्धचंद्र, इसे कहते हैं आपका आगत ध्वनि। ये जो ध्वनि होती है ये इंग्लिश की है, ये कौन सी होती है? आपकी आगत ध्वनि होती है। और इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में ही होता है। जैसे आपका ऑफिस, चौक है ना, कॉफी। तो यहां जैसे मान लो आपको लिखना है ऑफिस, तो ऑफिस में क्या आएगा? आपका आगत ध्वनि। आपको लिखना है कॉफी, आगत ध्वनि। इसका उच्चारण न तो आ होता है, न आपका क्या होता है? ओ होता है। आ और ओ के बीच में होता है इसका उच्चारण। तो को अगर लड़का और लड़की दोनों साथ साथ पढ़ते हैं उसे कहते हैं आपका को एजुकेशन। को एजुकेशन, को एजुकेशन। ऐसी संस्थाएं जो सहकारी हो उसे कहते हैं कोऑपरेटिव संस्था। कोऑपरेटिव संस्था। को प्लस एजुकेशन क्या बन जाएगा आपका? को एजुकेशन। को प्लस एजुकेशन क्या बन जाएगा आपका? को एजुकेशन बन जाएगा। जैसे दोस्तों आपका इंग्लिश का उपसर्ग है को, तो किसके साथ लगेगा? आपका अंग्रेजी शब्दों के साथ। एजुकेशन, ऑपरेटिव, और आपका जैसे को ऑपरेटिव, को एजुकेशन, दो बार लिख दिया गया आपका। तो को ऑपरेटिव और को आपका एजुकेशन बन जाएगा। जैसे आपका होता है हाफ। नेक्स्ट उपसर्ग कौन सा है आपका? हाफ। हाफ भी किसका है? आपका अंग्रेजी का है। हाफ किसका है? अंग्रेजी का। हाफ का मतलब क्या होता है? आधा। अंग्रेजी का है HALF, हाफ। हाफ यानी क्या होता है? आधा। जैसे आप कह सकते हो हाफ प्लस टिकट। हाफ टिकट, बच्चा होता है ना, उसका टिकट कितना लगता है आपका? हाफ लगता है। हाफ प्लस पैंट, हाफ प्लस पैंट क्या बन जाएगा आपका? हाफ पैंट। और हाफ प्लस शर्ट क्या बन जाएगा आपका? हाफ शर्ट। और हाफ प्लस टिकट, पैंट, शर्ट। और जैसे आप होटल में खाना खाने जाते हो तो बोलते हैं ना हाफ प्लेट, तो हाफ प्लस प्लेट क्या बन जाएगा आपका? हाफ बन जाएगा। तो ये आपका कौन सा है? हाफ। एक होता है इंग्लिश का सब, SUB। सब का मतलब क्या होता है? उप। सब का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका? उप। जैसे आपका सब रजिस्ट्रार,
सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी और सब इंस्पेक्टर। और हिंदी का क्या होता है? उप निरीक्षक, और आपका क्या होता है? उप निरीक्षक। तो कहने का मतलब सब है, उसका हिंदी क्या होता है? आपका अप होता है। तो कहने का मतलब ये आपका क्या है? इंग्लिश का उपसर्ग। कुछ और लेते हैं आपके, जैसे आपका गैर, गैर उपसर्ग है। गैर का मतलब होता है रहित। नेक्स्ट उपसर्ग, कुछ छोटे छोटे उपसर्ग हैं, आपको डायरेक्टली दिखाई देंगे। गैर का मतलब क्या होता है? रहित। गैर यानी क्या होता है? आपका रहित। जैसे अगर आपको जहां हाजिर होना है आप नहीं जाते हो, तो कहते हैं ना गैर हाजिर, गैर हाजिर। अगर कोई आपसे आवश्यकता से अधिक दाम लेता है तो आप क्या बोलते हो? गैर वाजिब, गैर वाजिब। और खुद के पति के अलावा कोई दूसरा मर्द हो उसे क्या कहा जाता है? आपका गैर मर्द कहा जाता है। तो गैर प्लस मर्द, तो गैर हाजिर, गैर वाजिब और गैर मर्द, इनके अंदर कौन सा उपसर्ग है? आपका गैर उपसर्ग है। जैसे आपका एक होता है अल, अल का मतलब क्या होता है? निश्चित। अल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपका निश्चित होता है। जैसे अल प्लस बत्ता, अलबत्ता, अल प्लस बत्ता क्या बन जाएगा? आपका अलबत्ता। और अल प्लस बेला, अलबेला। और अल प्लस विदा क्या बन जाएगा? आपका अलविदा। और अल प्लस गरज क्या कहलाएगा? आपका अल गरज कह सकते हो, अलविदा, अलगरज। तो ये आपका कौन सा उपसर्ग है? आपका अल है। वैसे आपका दर भी होता है। जैसे आपका अल है वैसे एक उपसर्ग क्या होता है? आपका दर भी होता है। और दर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? में। दर का मतलब क्या होता है? में। जैसे आपका शब्द है दर प्लस असल, क्या बन जाएगा? आपका दर असल। दोस्तों दर असल सही है, लेकिन अगर वाक्य में आ गया दर असल में, दर असल में, ये जो शब्द है वो आपका क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि दर का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? में। वाक्य में आ गया कि वह दर असल में कार्य करता है, वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध, तो ये क्या हो जाएगा? आपका अशुद्ध। या तो शुद्ध क्या होगा? आपका दर असल, ये आपका क्या है? शुद्ध है। या फिर क्या लिखोगे आप? असल में। दर असल में अगर आपने लिख दिया तो वो क्या है? आपका गलत है, क्योंकि दर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपका में होता है। दर प्लस असल, दर असल। दर प्लस हकीकत क्या बन जाएगा? आपका दर हकीकत। दर प्लस हकीकत क्या बन जाएगा? आपका दर हकीकत। दर प्लस मयान क्या बन जाएगा? आपका दरमयान। दर प्लस मयान क्या बन जाएगा? आपका दरमियान। और दर प्लस ख्वाहिश, दरख्वास्त, दर प्लस ख्वास्त क्या बन जाएगा? आपका दरख्वास्त। तो इनके अंदर आपको डायरेक्टली क्या दिखाई दे रहा है? दर उपसर्ग दिखाई दे रहा है। तो दर आपका एक उपसर्ग ऐसा होता है विदेशी जो आपको डायरेक्टली दिखाई देता है। जैसे और कुछ भी होते हैं, बेस, बेस का मतलब क्या होता है? अधिक, है ना। ये वो बेस नहीं है, बेबी को बेस पसंद है, ये वो नहीं है। बेस का मतलब क्या होता है? अधिक या ज्यादा। बेस का मतलब क्या होता है? अधिक या ज्यादा। जैसे बेस कीमती, जिसके कीमत क्या हो? अधिक हो, उसे क्या कह सकते हैं? आपका बेस कीमत कहा जाता है। बेस मूल्य भी कह सकते हो। एक होता है आपका बिला, बिला उपसर्ग भी होता है। बिला का मतलब होता है बिना, बिला यानी क्या होता है? बिना। जैसे बिला वजह है क्या बन जाएगा? आपका बिला वजह। बिला प्लस कसूर, बिला कसूर। बिला प्लस कानून क्या बन जाएगा? आपका बिला कानून। बिला प्लस कानून क्या बनेगा? आपका
बिला कानून बन जाएगा। तो साथियों, हमने कुछ आपके जो विदेशी उपसर्ग हैं उनके बारे में आपकी क्या की है, चर्चा की है। तो हमने अभी तक कुल जो आपके संस्कृत के 22 उपसर्ग, उसके अलावा कुछ जो आपके अन्य उपसर्ग हैं उनके बारे में चर्चा करते हुए हिंदी और संस्कृत के जो सभी उपसर्ग हैं इनको एक एक करके क्या किया है, आपका पढ़ा है। दोस्तों, इसी के साथ जो आपका ये उपसर्ग टॉपिक है वो आपका वैसे कंप्लीट होता है। और किसी विद्यार्थी का कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो, आपका टाइप कर सकते हो। मेरा आपका एक प्रश्न है, निम्न में से मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, आपको बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा आपका अशुद्ध है। साथियों, अंतरराष्ट्रीय शब्द है, ये शुद्ध है या अशुद्ध है, ऐसे लिखोगे या फिर अंतरराष्ट्रीय आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा, या फिर आपका अंतर राष्ट्रीय, ये सही है, या इसके अंदर अंतरराष्ट्रीय, ये सही होता है। साथियों, इनमें से आपके 2 शब्द हैं वो शुद्ध हैं और 2 आपके क्या है, अशुद्ध। यहां अंत रे के ऊपर क्या है, रे आधा है, यहां लिखा नहीं है, यहां रे कितना है, पूरा, और यहां पूरा होने के बावजूद भी ऊपर क्या है, आपका आधा रे। दोस्तों, इनमें से अंतरराष्ट्रीय शब्द है वो आपका कौन सा सही है, 2 आपके शुद्ध हैं और 2 आपके क्या हैं, अशुद्ध हैं। तो आपको बताना है कौन सा शुद्ध है, शुद्ध है तो क्यों है और इसका अर्थ क्या होता है। हिंदी के अंदर डिफरेंस होता है दोस्तों, मात्राएं छोटी बड़ी करने से कहां लगाना है कहां नहीं लगाना है, इस आधार पर जो आपका अर्थ है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित। तो इसके अंदर 2 ऑप्शन है आपके, वो तो क्या है आपके सही, और 2 आपके क्या है, गलत है। और साथियों, 2 सही है, उन दोनों का अर्थ भी क्या है, आपका अलग अलग है। दोनों का जो सही ऑप्शन है उनका ऑप्शन का अर्थ भी क्या होगा, आपका भिन्न भिन्न होगा। तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है, संधि कौन सी है, अर्थ कौन सा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपकी। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में इसका क्या करना है, आंसर देना है। तो उपसर्ग के अंदर आपका किसी प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि आपके सामने कोई शब्द दे दिया कि इस शब्द के अंदर, जैसे मान लो एग्जाम के अंदर आ गया, आपके सामने प्रश्न आ गया, दुर्व्यवहार शब्द के अंदर, दुर्व्यवहार जो शब्द है इसके अंदर कौन सा उपसर्ग नहीं है, दुर्व्यवहार शब्द में कौन सा उपसर्ग नहीं है, यह प्रश्न आपके सामने पूछ लिया गया। अब ऑप्शन के अंदर क्या आ गया, नंबर 1 जैसे आपका आ गया वी, ऑप्शन नंबर 2 ए, नंबर 3 औ, और नंबर 4 दू। प्रश्न है दुर्व्यवहार शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग नहीं है, इसका मतलब एक ऑप्शन है वो आपके उपसर्ग में नहीं है। एग्जाम में आ चुका है कि दुर्व्यवहार शब्द के अंदर कितने उपसर्ग हैं, आपके 3 उपसर्ग हैं। अब 3 आपके उपसर्ग हैं वो ऑप्शन में दिए गए हैं, एक आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, टाइप करना। एक बार ऐसा आया था कि किस शब्द के अंदर 2 से अधिक उपसर्ग हैं, तो वहां ऑप्शन में क्या दिया गया था, आपका दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग हैं, 3। लेकिन प्रश्न बना दिया मैंने कि दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग नहीं है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। एक प्रश्न और देता हूं आपका दोस्तों, उसका भी आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। प्रश्न है आपका, दुर्भी संधि शब्द है, दुर्भी संधि इस शब्द के अंदर कितने उपसर्ग हैं, दुर्भी संधि शब्द है इसके अंदर आपके कितने उपसर्ग हैं और कितने हैं तो कौन कौन से हैं,
इसके अंदर आपका एक उपसर्ग है, दूसरा ऑप्शन आ गया 2 है, तीसरा आ गया आपका 3 है और चौथा आ गया आपके सामने 4 है। द्विरूपी संधि शब्द के अंदर कितने उपसर्ग हैं आपको बताने हैं, और है तो भी आपके कौन कौन से हैं। आजकल जो एग्जाम के अंदर प्रश्न आते हैं वो आपके इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, और इस प्रश्नों को हल करने के लिए आपको शब्दों की जो महत्वपूर्ण इकाइयां हैं, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, इनके बारे में आपको क्या होनी चाहिए, जानकारी हासिल होनी चाहिए, और इसी की बदौलत आप क्या कर सकते हो, इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है। दोस्तों आज के लिए आपका इतना ही, और फिर मिलेंगे आपके नए टॉपिक्स के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।